बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अली। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, बड़े तो तन्हाई का शिकार थे ही, अब आजकल के बच्चे भी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और उस तन्हाई को दूर करने के लिए अब तरह तरह के खिलौने ईजाद किए जा रहे हैं। तो अब खिलौने सिर्फ बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं रहे, ये आपकी तन्हाई सुनेंगे, आपके जज्बात समझेंगे और शायद आपका गम भी बांट सकें। इशाल, जी हाँ, दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां मशीनें महज हुक्म मानने वाले आलात नहीं बल्कि जज्बाती साथी बनने जा रहे हैं। और 2026 में सामने आने वाले जज्बाती मसनूई जो जहानत से लैस AI खिलौने हैं, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि टेक्नोलॉजी अब इंसान के दिल के करीब पहुंच चुकी है। और ये चीनी कंपनी है टेकवे AI का तैयार करदा स्पीकर और एक खिलौना है जो कि आपके साथ जज्बात बांटेगा, और दूसरा है फुजूजो। अच्छा, पहले लबूबो डॉल थी और अब फुजूजो आ गया। ये क्या चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या करना चाहते हैं? वैसे अब ये जो भी ईजाद है इससे मुतल्लिक तो हम आपको मालूमात शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इन खिलौनों से अपने बच्चों को बचा के रखिए। अब ये आगाज़ है और यूँ ना हो कि कल को इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए आपके बच्चों की ज़िंदगियों में कि हमारी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंसानों की अहमियत खत्म हो जाए। मैंने अभी सुबह जुनैद में जब मेकअप रूम में थी तो मैंने TV पर चलती हुई खबर देखी है कि बेटा अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने माँ और बाप को इतना बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहा है और बाप नीचे ज़मीन पर उसने गिराया हुआ है, लोग छुड़वा रहे हैं। तो एहसासात तो पहले ही हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो चुका है, बेहिसी ने जगह ले लिया। और अगर AI ने इतना ज़्यादा हमारे ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया तो माँ बाप तो सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे और उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, रिश्तों नातों की कोई अहमियत नहीं रहेगी, दोस्त अहबाब बहन भाई माँ बाप सब पीछे रह जाएंगे। और AI आपके ऊपर इतना तसल्लुत अपना कायम कर लेगी कि फिर आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, आपको रोने के लिए या हंसने के लिए भी अपने चॉइस जो है वही काफ़ी। और इन टॉयज़ की अगर खासियत बताएं तो सांस लेने की नकल भी करते हैं, जिस्मानी हरारत भी इनके अंदर है, वक्त के साथ बढ़ना और बगैर किसी जजमेंट के साथ देना इसमें शामिल है। तो चीनी कंपनी का तैयार करदा ये टेकवे AI जो है उसने स्पीकर तैयार किया है, फुजूजो तैयार किया है और इसमें बहुत सी ऐसी खसूसियात डाली गई हैं कि बच्चों को अपनायत का एहसास हो, उनके साथ एक ऐसा साथी जो कि हर वक्त मौजूद होगा। 150 से लगभग $200 की कीमत है और महज खिलौना नहीं है बल्कि एक डिजिटल रिश्ता है। और यही वजह है कि 2025 में चीन में AI खिलौनों की फरोख्त में 1600% इजाफा हुआ है। अंदाजा कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। और 70 लाख यूनिट्स फरोख्त हुए हैं, 700 मिलियन युआन का रेवेन्यू सामने आया है। तो यही बात जो हम कह रहे हैं कि अब एहसासात और जज्बात खत्म होते जा रहे हैं, इंसानों की अहमियत होती जा रही है और उसकी जगह ले रहे हैं AI टूल्स। जी हाँ, ना सिर्फ AI टूल्स बल्कि बहुत ज़्यादा आपके टॉयज़ भी जो अब मार्केट में, और अगर चाइना के अंदर इतनी फ़रोख्त हो रही है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो चाइना से वो दूसरे ममालिक में भी जा रहे होंगे टॉयज़ जो वहाँ पर बच्चे या बड़े ख़रीद रहे होंगे। और इस वक्त वैसे भी हमने अपने बच्चों को अपने आप से दूर तो कर ही दिया, गैजेट्स उनके हाथ में देके, और बाकी हम सीख हम खुद ही देते हैं। हम भी मोबाइल 24 घंटे अपने हाथ में रखेंगे, बच्चे उसको देखेंगे और वो भी एक ऐसे साथी की तलाश में होंगे और इन टॉयज़ की सूरत में वो साथी मिल गया है। तो कोशिश कीजिए इन टॉयज़ से उनको दूर कीजिए, अपने करीब लेकर आइए, रिश्तों का एहसास, रिश्तों की अहमियत उन्हें सिखाइए, ज़्यादा बेहतर होगा और ये सही प्योर इन्वेस्टमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं और आज फासलों को कम बिल्कुल ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप 5 स्टोरीज की अगर बात की जाए नाज़रीन तो सबसे पहले तज़किरा होगा कौमी क्रिकेट टीम का। T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंच गई है और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ना खेलने की वजह से पाबंदियों और नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बाबिला तो किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, ये दावा वो कर रहे हैं, लेकिन कवानीन क्या कहते हैं? पाकिस्तान के लिए सर्कमस्टांसेस, नताइज और आउटकम्स क्या होंगे इस फैसले के? क्या पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर जो डट गया है, क्या यही बेहतरीन वक्त का? इसका तफसील से जायजा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद सोने की कीमत में हज़ारों रुपए कमी। गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई है। आखिर जो इतनी उड़ान जारी थी उसमें कमी वाक़ई होने की वजूहात क्या हैं, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और फिर बात होगी उड़ाने को पतंग, लाहौर है तैयार, मनाने को बसंत फिर से एक बार। जी जनाब, लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और अब लग ये रहा है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ब्लैक पे बिकना शुरू हो चुकी हैं काइट्स भी और उनको उड़ाने के लिए डोर भी। लोग इस वक्त हुजूम दर हुजूम पहुंच रहे हैं। अंदरून शहर जहां जहां पर ये फ़रोख्त हो रही हैं, रजिस्टर्ड ही ये तमाम सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं जो कि फ़रोख्त करेंगे, तो किस तरह से मैनेज हो पाएगा और क्या तैयारियां अब तक, ये सब कुछ आपको बताएंगे।
उसके बाद बात करेंगे भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने का इकदाम, बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी करार और आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। आसिम इफ्तिखार ये कहते हैं। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे कि अब अदालतों का सामना करना पड़ेगा भारत को अगर वो सिंतास मुआहिदा यूं ही मुअत्तल रखते हैं। क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तान को इसमें क्या करना होगा, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी, और आखिर में आज के प्रोग्राम में बात करेंगे शब बारात, फजीलतों और अजमतों वाली रात। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत एहतराम के साथ मनाई जाएगी। क्या सही तरीका है और हमारे दीन, हमारे मज़हब में इसकी क्या अहमियत है, सही तरीका क्या होगा इसको गुजारने का, इस पर बात करेंगे, माहिरीन की राय शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं अब तक की बड़ी डेवलपमेंट। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका तो पहुंच चुकी है, मगर मैदान में उतरने से पहले ही पाकिस्तान का एक फैसला आर्मी क्रिकेट में तूफान खड़ा कर चुका है और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के ऐलान पर ना सिर्फ भारतीय मीडिया में हलचल है, बल्कि भारतीय सियासत भी इस फैसले की गूंज से महफूज नहीं रही। और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस बाइकआउट के नतीजे में पाकिस्तान को पाबंदियों और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन से जायद नुकसान होने का खदशा है। और उधर शशि थरूर जैसे भारतीय जो रहनुमाओं ने इसे वेकअप कॉल करार दिया है, जबकि राजीव शुक्ला का मौक़िफ़ यह है कि ICC से बात किए बगैर वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा। तो इस हवाले से हम जानते थे, हमारे साथ चंद्रशेखर लुथरा इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको चंद्र भाई। और उसके बाद हमाद सदीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले शेखर भाई की तरफ आते हैं। शेखर भाई, ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान हैं और पाकिस्तान का ये जो फैसला है, पाकिस्तान की हुकूमत का बेसिकली फैसला है कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो अब आप बताइए कि इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है। और अगर हम माजी में थोड़ा सा चले जाएं तो इस तरह की रिवायात और इस तरह का जो ट्रेंड सेट है वो भारत की जानिब से किया जाता रहा है और इसके ऊपर फैसला भी आ चुका कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको किसी भी मुल्क के साथ मैच खेलने से या कोई सीरीज खेलने से मना करती है तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, वो उसका राइट है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो भारतीय मीडिया इस वक्त वावेला कर रहा है उसकी क्या अहमियत है। देखिए, भारतीय मीडिया पे मजा ही है, सब बिके हुए हैं। और जो गोदी मीडिया जो आजकल टर्म चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि सब बिक गए हैं। क्योंकि मॉड्यूल ऐसा है हमारा टीवी और अखबारों का कि गवर्नमेंट ऐड नहीं देगी तो बंद हो जाएंगे। मेन हालात बहुत ख़राब है, इसलिए उन पे मजा ही है। जो आपने कहा बिल्कुल स्टेटेड फैक्ट ही है, जो जयशाह साहब के टाइम में हुआ था। अगले 2 साल इंडिया पाकिस्तान कहीं और खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स को इशू है, गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं है। सेम वही लेटर को चिपका करके बांग्लादेश ने बड़ा बड़ा रख दिया ICC को। ये लो जी हमारी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है। और ये कोई गलत नहीं था, वो इसलिए ठीक था कि उनके प्लेयर को नहीं आने दिया जा रहा था, इसलिए कि यहाँ पर थ्रेट इस तरह का था कि उनके प्लेन को नहीं लैंड करने दिया जाएगा, उनके खिलाड़ियों को। तो बिल्कुल ठीक बोला। आप कोई वो पुराने अंग्रेज थोड़ी रह गए, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल बुक। नहीं, आपका जो स्टेटेड फैक्ट है उस पर रहिए। और जब ये नहीं हुआ तो मैं कहूँगा पाकिस्तान, मैं जरूर कहूँगा पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा आ गया, क्योंकि बांग्लादेश कभी साथ नहीं रहा था। क्रिकेटिंग मामलों की मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, और सबको सरप्राइज किया है। मुझे लगता है सबको लग रहा था कोई आर्म बैंड बांधेगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया और आज वर्ल्ड क्रिकेट बट गई है। 1975 में मैं बहुत छोटा था, बहुत एज ए आउटसाइडर देखते थे कि कैसे कैरी पैकर ने बांटा था। आज पाकिस्तान की वजह से आज ICC वालों को सोचना चाहिए, इन गोरे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से क्रिकेट को दो फाड़ इन्होंने कर दिया है। वोटिंग ये जो सोचने की बात आप कर रहे हैं शेखर भाई, यही शशि थरूर भी कर रहे हैं। और भारत में जो कुछ सेन वॉइसेस हैं, जिस तरह से हम आपको भी सुनते हैं और हमें इस चीज़ का इत्मीनान होता है कि चलें कोई तो है सच बोलने वाला, कोई तो है जो हक के साथ खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि वाकई ये वेकअप कॉल होगी और अपने गिरबान में झांकेंगे जय शाह, जो कि इस वक्त बराजमान है ICC के ऊपर, और BCCI को जिस तरह से खेल के अंदर खिलवाड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है कि जी हुकूमत के फैसले हैं, तो हुकूमत का अमल दखल जब तक रहेगा, सियासी फैसले होते रहेंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन इस स्टैंड के बाद पाकिस्तान के आपको लगता है कि कुछ बदलने जा रहा है? देखिए, जय शाह को बहुत सीरियसली मत लीजिए।
जैसा कोई ऐसा तो नहीं कि ब्रैडमैन के पोते हैं या किसी को उनको क्रिकेट समझ आती है, नहीं। वो एक बेचारे एक अच्छे शरीफ, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा, अगर उनसे आप बात कीजिए बहुत अच्छे लगेगा बात करके। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कोई फैसले फैसले सिर्फ उनके जो वालिद साहब हैं, उनके ताऊ साहब हैं, ये सब जो सियासी हैं वही लोग लेते हैं। उनके साथ भी 2-3 लोग चिपके रहते हैं, वही लोग लेते हैं। तो इसलिए उनको छोड़िए। और जो राजीव शुक्ला की आप बात कर रहे थे, इज नो बडी देयर, इज ए मिडल मैन। वो जो कहते हैं ना, इधर का उधर, उधर की इधर, जो दलालियां करने वाले सिर्फ लोग, बयानात ये की लोग हद तक कुछ ही नहीं हैं। है। चलें देखते हैं कि हाँ, अब ये क्या सिर्फ होता ऐसे ही है। जो एक बिल्कुल कहते सही हैं ना, है। अपनी कुर्सी उठा करके हाँ। डायस पे लगाने वाले की अपनी नौकरी खींच लीजिए, बचाने के लिए ये उसका सारे बयानात देते हैं। लेकिन हमाद भाई, आपको क्या लग रहा है? एक तो ये कि जो T20 वर्ल्ड कप की टोटल आमदनी है उसको कितना मुतासर कर सकता है पाक भारत मैच का ना होना, और ये जो माली डेंट होता है, यही असल जिस चीज़ के ऊपर हम देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है। फैसले तब्दील होते हैं, सोच भी तब्दील हो सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने सही वक्त पे सही फैसला किया है? और माली नुकसान चाहे जितना भी हो, अल्टीमेटली चीज़ें रिवर्स होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी इस फैसले के बाद, आपको लगता है? जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने सही वक्त पे सही फैसला किया है, जिसमें डिग्निटी एंड ऑनर की बात करते हैं। जहां माली फवायद की बात कर रहे हैं, जो डेंट पड़ा है, वो मैं थोड़ा सा आपको, मुझे टाइम दिएगा, डिटेल से बताऊंगा। जी। को 500 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं, वो इससे आपको पता चलेगा कि नुकसान होने जा रहा है। इंडियन रुपी में देख लिया जाए तो 4000 करोड़, और पाकिस्तानी रुपी में 140 अरब। और इसी तरह 300 करोड़ जो है वो ब्रॉडकास्टर को इन एडवर्टाइजिंग में, प्रीमियम स्पॉन्सरशिप, टिकट्स, टीवी राइट, और 138 करोड़ जो है वो लीगल बैटिंग के थ्रू इनको नुकसान हो जा रहा है। दोनों बोर्ड को 200 करोड़ का नुकसान हुआ। और आप ये बता दूं कि इस मैच में 10 सेकंड का जो एड है, जो कमर्शियल है, वो भारत में अगर देखा जाए तो 25 से 40 लाख रुपए, और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 76 लाख से 1 करोड़ 22 लाख रुपए में उसका एड चलता है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, इंडिया को 3 अरब और पाकिस्तान को 9.2 अरब रुपए का नुकसान होगा। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स जो है वो ये सारा कुछ रिकवर करेंगे आईसीसी से, और आईसीसी अल्टीमेटली जो रेवेन्यू बाकी तमाम क्रिकेटिंग नेशन में डिवाइड करता है, वहां से इसको लेकर और फिर ब्रॉडकास्टर्स को वापस करेगा। तो ये एक फाइनेंशियल डेंट है जो इस आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के मैच ना होने की वजह से। अब बात करें कि थोड़ी हिस्ट्री, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि अगर जब डिग्निटी एंड ऑनर की बात आती है तो पाकिस्तान वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपको याद होगा, इंतजाम उल हक की कैप्टनसी में इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा था और अंपायर के गलत डिसीजन पे मैच को फोरफीट कर दिया गया था। यानी कि हमें परवाह नहीं है कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन हम असूलों पे खड़े थे। फिर इसी तरह बात करें, अभी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, तो भारत ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं आएंगे खेलने के लिए, बाकी तमाम मुमालिक तैयार थे। सिर्फ एक भारत कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न, तो एक मुल्क की वजह से फैसला नहीं हुआ। लेकिन फिर ये फैसला किया गया, चले आपको हाइब्रिड फार्मूले के लिए, तो आप अब आपको एक चीज समझा रहा हूं कि एक मुल्क के कहने पे उसका मैच न्यूट्रल वेन्यू पे कर दिया गया, और फिर उसी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वो भी भारत के न्यूट्रल वेन्यूज पे हुई। फिर अगर देख लिया जाए आईसीसी के मेगा इवेंट में 1996 का वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह न्यूजीलैंड ने जाने से इनकार कर दिया। तो हिस्ट्री है। अगर ये नहीं कि आज बांग्लादेश ने कहा कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको न्यूट्रल कर दिया जाए, और उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया भी दिया था कि आयरलैंड के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे अगर ग्रुप स्वैप कर दिया जाए, आयरलैंड को पाकिस्तान के ग्रुप में और बांग्लादेश को इस ग्रुप में, तो किया जा सकता था। नियत अगर करना चाहें तो किया जा सकता, नियत होती तो किया जा सकता था, लेकिन बांग्लादेश को साइड पे किया जाना, और हम देख रहे हैं कि फिर उसकी वजह से पाकिस्तान को भी ये स्टैंड लेना पड़ा। हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शेखर भाई, अगर आपकी तरफ आएँ और आपसे जानना चाहिए, जिस तरह से अभी आईसीसी इस बात पर सोच विचार करने का कह चुका है, और राजीव शुक्ला भी कहते हैं कि आईसीसी से बातचीत करने के बाद ही कोई बयान भी या कोई बात वो करेंगे इस हवाले से, तो मिडल मैन आपने उनको कहा, मिडल मैन ही सही, लेकिन वो भी आईसीसी से बात करने के बाद कोई बयान आप देना चाहते हैं फर्दर, तो क्या समझते हैं कि आईसीसी का फैसला बदल सकता है? आईसीसी इस पर सोच विचार करने के बाद क्या रद्द-ए-अमल या क्या फैसला करने जा रहा है? और अगर समझते हैं कि फैसला रिवर्स होता है तो बांग्लादेश को वापस लिया जा सकता है टीम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये स्टैंड बांग्लादेश के लिए लिया है, तो बांग्लादेश को क्या वापस लिया जा सकता है? देखिए, बांग्लादेश अब वापस नहीं आएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि बांग्लादेश ऑब्वियसली एक बार डिसाइड हो गया, स्कॉटलैंड को कर दिया, तो मुझे नहीं लगता वो आएगा। लेकिन हाँ, बेटर सेंस शुड प्रिवेल।
चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये अंग्रेज मुल्क हो, इन सबको सोचना चाहिए कि क्रिकेट को आप कहाँ ले जा रहे हैं। आपका ग्लोबलाइजेशन प्लान पूरा फेल हो चुका है। खेलने वाले वही 4-5 मुल्क हैं, और उसमें से अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान को बाहर कर देंगे, आप आपस में तो खेल नहीं सकते सभी क्रिकेट, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आपको बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। आई होप आईसीसी में भी दबाव पड़ना चाहिए। जैसा, जैसे मैंने कहा कि जैसा को कुछ नहीं है, वो तो सियासी लोग हैं उनके ऊपर बैठे हुए, तो इसलिए ये होना चाहिए। और पाकिस्तान को भी मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये फैसला बहुत अच्छा था, बहुत स्टनिंग था, बहुत सरप्राइज मूव था। इसमें किसी ने सोचा नहीं था वो ये सब करने वाले हैं, बट जब किया है तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने कोई स्टैंड लिया तो आई एम ऑल फॉर इट। बिल्कुल सही है, और ये बात आपकी ठीक है कि रवैयों के अंदर लचक होनी चाहिए। और हम तो हमेशा जब जाएगा ना, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं, कोई क्रिकेट के लिए नहीं बैठे हुए। इनको पता नहीं है कि बॉल कितनी बड़ी होती है, बैट कितना भारी होता है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं। जब मेरे दोस्त ने वहां बिल्कुल अच्छा कहा कि ये जो फाइनेंशियल डेंट है, ऑलरेडी जो हमारे जियो हॉटस्टार वाले हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं 1-1.5 महीना पहले कि जी अब हम आपकी क्रिकेट नहीं दिखा सकते। तो अगर ये इसमें भी आईसीसी को भी हाथ खड़े कर दिए ना, ये सब जितने अंग्रेज लोग हैं जो लूटने के लिए बैठे हुए, पहले दूसरी तरह से लूटने आते थे, अब क्रिकेट के थ्रू इंडिया को लूट रहे हैं, तो ये सबको समझ आ जाएगा कि जय शाह के बस का कुछ नहीं है यार। बिल्कुल, और ये उनकी सीट को भी बड़ा डेंट लग सकता है इस सिचुएशन से। अच्छा, लास्टली मैं थोड़ा सा आपसे कमेंट लेना चाहूंगा शेखर भाई कि ये जो भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है पाबंदियों के बारे में और माली जुर्मानों के बारे में, इसके पीछे कोई हकीकत है, कोई इस तरह के रूल्स हैं आईसीसी के, या फिर ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए? फिर उसके बाद हमाद भाई से भी जानेंगे इसी पर। देखिए, मैंने कहा ना, मीडिया को सीरियसली मत लीजिए। वो तो बेचारे जो एक लाइन आती है ऊपर से व्हाट्सएप पे वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, छोड़ दीजिए उनको। लेकिन यस, देयर कुड बी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, लेकिन कहते हैं ना कि मुल्क की जो इज्जत है उससे ज्यादा तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं हो सकते, क्या कर लेंगे। और दूसरा, अगर आप कहें कि कैरी पैकर की जो मैंने बात की थी, बड़े बड़े प्लेयर चले गए थे, इंडिया और पाकिस्तान के थे जो रुके हुए थे, बाकी सब तो बिक गए थे। तो इसलिए बिकने की चीजें अलग है। फिलहाल क्या है, जो मैंने कहा कि दोनों साइड्स हैं, चाहे वो लड़ने वाली हैं चाहे आईसीसी के हैं, कि उनको साथ में बैठकर एक इस तरह का एक फॉर्मूला बनाना चाहिए कि आप क्रिकेट चलनी चाहिए। क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट, दिस और आइंदा के लिए कोई ऐसे ना करे शेखर भाई, ये भी तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर अभी ये पाकिस्तान ने चांस लिया है, कल को कोई और ले सकता है। किसी और के साथ अगर ज्यादती होती है तो वो भी अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है। ये बारी सबकी आएगी, ये गलतफहमी है किसी अंग्रेज की भी। अगर इसी तरह एक मुल्क की चलती रहेगी, चाहे वो मेरा हो या आपका हो, किसी की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को अगर आपको आगे बढ़ाना है, क्रिकेट को सिर्फ एक कॉमनवेल्थ की गेम ना रख करके बढ़ाना है, जो कि प्लान 30 साल से जो आज तक फ्लॉप रहा है, लेकिन फिर भी सरवाइव भी करना है, तो आपको सबको किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना था, और पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया है। हमाद भाई, लास्टली, एक तो पाकिस्तान के रवैये में लचक कितनी होनी चाहिए, कितना जरूरी है, क्योंकि हम तो खेल को बेहतर करना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई जाती मसला तो है नहीं। अगर भारत ने ये हठधर्मी दिखाई है तो हमने उसके जवाब में एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। साथ में माली जुर्माने और पाबंदियां, इसमें कितनी सदाकत है जो भारतीय मीडिया से मुकाबला कर रहा है? हमाद भाई। देखिए, हाँ बिल्कुल, भारतीय मीडिया जो वावेला कर रहा है, शेखर भाई की बात करूंगा। हमारे एक प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि आप अपनी तरफ से फूल और वो लेकर आ रहे हैं और मिठाई लेकर आ रहे हैं और यहाँ से आपको गालियां, तो आप एक दफा दम दिखाएं, खड़े हो जाएं। तो इस दफा दम दिखाया गया है। और अब डिग्निटी ऑनर की बात करिए, इज्जत और वकार की बात की जा रही है, असूलों के मौकफ पे बात की जा रही है, नाइंसाफी की बात नहीं हो रही, इक्वालिटी की बात हो रही है। आईसीसी को आईसीसी बनकर दिखाना पड़ेगा कि वो तमाम बोर्ड को इक्वल राइट्स दे रहा है। ये नहीं कि अगर इंडिया रेवेन्यू और रेवेन्यू की जब बात करते हैं दोबारा से, हम 85% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पाकिस्तान के बगैर वो 85% भी जनरेट नहीं कर सकते। ये आपको नजर आ गया, दुनिया ने देख लिया, ब्रॉडकास्टर्स ने वाजे कर दिया, आइंदा कोई ऐसा इवेंट वो नहीं करेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं। वो कहते हैं ना, अरे वो कहते हैं ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो सारी क्रिकेट के मैचेस एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान टाकरा एक तरफ। अगर वो हटा दे तो पूरी खुदाई खत्म हो जाएगी। तो बस फिर लास्टली हमें दोनों मेहमानों से हम यही जानना चाहेंगे कि हमें ये बता दीजिएगा कि ये मैच पाक भारत टाकरा होगा नहीं होगा, और अगर फाइनल में पाकिस्तान आता है तो फिर क्या होगा? अगर भारत भी फाइनल में आ जाता है और दोनों के आपस में मुकाबला होता है तो फिर क्या करेंगे? सिचुएशन क्या होगी? अपनी अपनी राय दीजिएगा। पहले शेखर भाई आप, फिर हमाद भाई आप।
देखिए, आई जस्ट होप कि मैच होना चाहिए। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, मैं फाइनली क्रिकेट के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और क्रिकेट की ही बात कर रहा हूँ। मैच होना चाहिए। थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा आईसीसी झुके, ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बनना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए मुझे लग रहा है तकसीम करने पे आप आ जाओगे, और ये बहुत बिल्कुल खराब सही। होगा ये आईसीसी के लिए। ठीक है। उसमें ना जय शाह तो का हम भी नुकसान होगा कोशिश ना करते हैं किसी कि का, हम थोड़ा सा क्रिकेट लचक का दिखाएं नुकसान होगा। अपने अंदर, लेकिन हमाद भाई आप क्या कहते हैं, झुकना चाहिए? शेखर भाई कहते हैं कि मैच होना चाहिए, असल बात ये है। तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए, थोड़ी सी लचक आईसीसी दिखाए, तो क्या पाकिस्तान झुकने के लिए तैयार है, थोड़ी लचक दिखाने के लिए तैयार है? लेकिन खेल को हमेशा से कहते हैं सियासत से दूर रखना चाहिए और क्रिकेट को जेंटलमैन गेम और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। मैच होना चाहिए और बिल्कुल आगे अगर चल के मैच होता है, लेट्स से नॉकआउट स्टेज पे होगा, तो पाकिस्तान ने देखा अपना पॉइंट, अपना मौकफ जो है वो वाजे कर दिया, रजिस्टर करा दिया एक प्रोटेस्ट करके। आगे मैच हो और अच्छा मैच हो, खेल को खेल के तौर पे लिया जाए, सारी दुनिया इसी तरह, कोई जीतेगी कोई हारेगी, लेकिन ये इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मेगा इवेंट्स होते हैं, तमाम दुनिया के ममालिक के शायकीन क्रिकेट जो है वो इस मैच का इंतजार करते हैं। वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच की या वेस्ट इंडीज का एक जमाने में करते थे, अब वो इंतजार करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच का। और देर में से अगर आप ऊपर से मसाला वो बिरयानी का वो जायका ही ना दें तो फिर वो तो फीके चावल नजर आएंगे। तो ये मैच जो है वो चढ़ता है इसका, तो इस मैच को आपको बड़ी अहमियत दिया है और इसकी अहमियत अब उजागर हो चुकी है और पाकिस्तान बिल्कुल सही मौके पे कायम है। अच्छा, लेकिन लास्टली हमाद भाई एक कमेंट मैं चाहूंगा कि ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है कि अगर आधी कमाई पाक भारत मैच से होती है तो हमारा आमदनी में भी उतना ही हिस्सा होना चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर नहीं कि सारा कुछ इंडिया ले जाए और हमें सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा मिले। देखिए, जब केस उजागर हो चुका है, लाइमलाइट में आ चुका है, तो आपने जो जो चीजें अब तक है उनको जरूर मनवाना चाहिए। आईसीसी बायलैटरल सीरीज जो होती है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम 10 साल का, उसमें भारत पाकिस्तान से टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। सबसे पहले तो टेस्ट का रिवाइवल होना चाहिए, जो कि रियल क्रिकेट है। पाकिस्तान और भारत की टेस्ट सीरीज होगी, इससे भी ज्यादा आपको नजर आएगा रेवेन्यू वहां पे जनरेट और लोगों के इंटरेस्ट। तो क्रिकेट का रिवाइवल और फिर डिप्लोमेसी, क्रिकेट की हमेशा से तारीख है पाकिस्तान इंडिया की कि जब हालात टेंस होते हैं तो क्रिकेट डिप्लोमेसी सामने आती है और उसकी वजह से बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है आपने। हमाद सिद्दीकी साहब, चंद्रशेखर लुथरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कहा पाकिस्तान ने सही वक्त पे सही फैसला किया। और अगर आईसीसी लचक दिखाता है, जय शाह लचक दिखाते हैं तो पाकिस्तान बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उन तमाम चीज़ों पे जिस पे अब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और खेल से खिलवाड़ का सिलसिला मुकम्मल तौर पे भारत को, बीसीसीआई को, जय शाह को, तमाम इन स्टेक होल्डर्स को जो कि मुसलसल सियासत की नज़र कर रहे हैं खेल को, इस सिलसिले को बंद करना होगा। बिल्कुल। और शेखर भाई की बात बड़ी दुरुस्त थी कि सारी बारात एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हुए जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जो सोने की आंख मचोली है वो आखिर कहाँ जाकर रुकेगी, और ये जो उड़ान थी उसमें इतना बड़ा एकदम से जंप आया है और छलांग नीचे की तरफ आई है, तो इसमें क्या वजूहात क्या सामने आ रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त सोने की मांग बहुत बढ़ चुकी थी, हर तरफ हम देख रहे थे कि लोग सोना ढूंढ रहे हैं, चांदी ढूंढ रहे हैं, खासतौर पे इन्वेस्टर्स। आम बार तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आग मचोली ऐसी चली है कि एक ही दिन में 80,000 से ज़ायद कमी हुई है सोने के रेट में, और इसी तरह से हज़ारों की कमी हुई है चांदी की रेट में। तो ये हो क्या रहा है शायद समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही, और आपको पता है इस वक्त हालात जो है वो इतने नासाज हो चुके थे कि गोल्ड खरीदने की तो कोई ख्वाहिश ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब अचानक से कीमत का एकदम से बहरान कीमत के अंदर जो आया है, 80,000 रुपये से ज़ायद कमी वाक़ई हुई है, तो ये बहुत बड़ी कमी है। लेकिन जो वो लोग रो रहे हैं जो सरमायाकार थे, जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा था, अब उन्हें तशवीश लाहक हो चुकी है कि क्या मज़ीद कीमतें नीचे तो नहीं आने जा रही, कि क्या नीचे मज़ीद कीमतें इससे गिर तो नहीं जाएंगी, क्योंकि तकरीबन 10% कमी रिकॉर्ड की गई है अब तक। इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान की मकामी मार्केट पर भी पड़े हैं, और सिर्फ 3 दिनों में सोने की कीमत जिसकी बात मैं कर रही थी कि 80,000 रुपये से कम पर आ चुकी है। तो इस वक्त सोना खरीदना तो वैसे भी मुश्किल हो चुका है। अब तो जो शौहर हैं वो भी बीवी को गाना सुनाकर ही खुश कर लेते हैं कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो ये जो गाना था इसका भी रिवाइवल हुआ है इसी सोने की कीमतों के बढ़ने के साथ। बट हमारे साथ मोहम्मद अहमद इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब चेयरमैन सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अहमद साहब, और आप इससे जानेंगे कि एकदम से कीमतें बढ़नी शुरू हुई और हमने देखा कि 5 लाख भी क्रॉस कर गया, 6 लाख भी क्रॉस होने जा ही रहा था कि रुक गया, लेकिन उसके बाद फिर कीमतें नीचे आई हैं। ये ड्रॉबैक जो आया है कीमतों के अंदर, इसकी क्या वजह समझते हैं? इतनी इंपॉर्टेंस जहां गोल्ड को मिल रही थी वहीं पर इंपॉर्टेंस में कमी भी आ गई है, तो क्या अब नीचे मजीद गिरेंगी? देखिए, ये एक बिजनेस का हिस्सा है अप एंड डाउन होना इंटरनेशनल मार्केट में,
और इंटरनेशनली तौर पे जो वर्ल्ड का सिनेरियो है उसके भी असरात पड़ते हैं। जैसे कि ट्रंप की जो डायलॉग हैं उसके ऊपर अपना इसके असरात भी गोल्ड के ऊपर पड़ते हैं, अपना तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इस तरह के सारे मामलात जो हैं, तो ये इसका एक हिस्सा है। लेकिन गोल्ड की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सिर्फ 2 दिन में $1000 की कमी जो है, बैग जो है ना ये उसकी हिस्ट्री, ये एक हिस्ट्री बन गई है कि ये सिर्फ 2 दिन में $1000 अच्छा, ऐसा पर हिस्ट्री में औंस कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये हुआ, ये इंटरनेशनली तौर पे ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन ये एक हिस्ट्री एक बन गई है। तो फर्दर ये है, सूरत हाल ये है कि इसकी फ़िलहाल तो कमी को देखा जा रहा है, लेकिन ये दोबारा अपने उसी टारगेट की तरफ लाजमी आएगा। और कितनी देर में आएगा और क्या ये एक अच्छा prediction- बाइंग टाइम हो सकता है खरीदारों के? ये इस वक्त बाइंग टाइम बिल्कुल हो सकता है, मज़ीद इसका इस वीक में इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये देखें ना, अब 2 दिन में $200 की इसने मार्केट अप हुई है, $200 अप हुआ है। तो ये इस तरह ग्रेजुअली ये अपना उसी टारगेट की तरफ ये दोबारा जाएगा। और ये 6 लाख क्रॉस करेगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल क्रॉस। अच्छा, लेकिन आप कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, ये मजीद इसकी कीमत नीचे आएगी, मजीद उसके बाद फिर अपने थोड़ी टारगेट बहुत से ऊपर इसकी निकलेगा। आ सकती है, मजीद बिल्कुल थोड़ी बहुत आ सकती हज़ार है, लेकिन maximum हो सकती है? लेकिन ये चूँकि आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, ये मार्केट की सिचुएशन के ऊपर है। जैसे कि एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का एक फार्मूला है, इसके तहत जो है ना ये कमी बेशी। अच्छा, हमारे साथ कुछ दिन पहले भी एक्सपर्ट मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि कीमतें, उनसे हम ये जानना चाह रहे थे कि कीमतें कितनी मजीद बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कुछ कीमतें नीचे आएंगी, और आज हम देख रहे हैं कि कीमतें नीचे आ गई। ये प्रेडिक्ट किस तरह से किया जा सकता है, आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए, या फिर अगर डॉलर है तो उसका प्राइसेस का ऊपर जाना या डॉलर की प्राइस का नीचे आना, ये कहाँ पर जाकर किस तरह से प्रेडिक्ट किया? देखें, इसके लिए एक जो है ना गोल्ड के हवाले से एक फार्मूला है कि इसका जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, देखते भी चले आ रहे हैं, और इस दौर में भी जो कि इस वक्त जो कंप्यूटराइज दौर और ये जो हमारी, इसके बावजूद वो प्रेडिक्शन है, वो सिलसिले, इसकी एक वजह ये होती है कि ये जिस टारगेट को छोड़ के पीछे आता है, दोबारा उस टारगेट को क्रॉस करता है। ये इसकी एक हिस्ट्री है, चलती आ रही। लेकिन ये तो बढ़ने का बता रहे हैं ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये बैक पे आया, ये इसने अब वो उसी टारगेट, जिस टारगेट से नीचे आया था, अब ये उससे ऊपर जाने की क्रॉस करेगा। ये इसका एक फार्मूला है। बड़ा आपने साथ डराया भी है 10 लाख तक। बाकी इस वक्त जो इंटरनेशनली जो सूरत हाल चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, जो मामलात दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसका बराह रास्त असर बिल्कुल गोल्ड के ऊपर है और ऑयल के ऊपर है, और अपना दूसरी जो सिचुएशन, जो जंगें भी चल रही हैं, जो बयान जंगें भी है, इसका तो बराह रास्त असर ही सबसे पहले गोल्ड के ऊपर आता है। जो इंटरनेशनल चेंजिंग आती है, इसका बराह रास्त असर गोल्ड पे आता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल, इसका यकदम इतना बढ़ जाना और उसके बाद इसका गाना, ये एक अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल। अच्छा अहमद साहब, क्या ये मुमकिन है कि हमारी वजारत ख़जाना या हुकूमत पाकिस्तान जो इंटरनेशनली रेट चल रहे हैं या मार्केट में चल रहा है, उससे हटकर इसको कंट्रोल किया जाए, एक स्टेबल किसी कीमत पे लाके इसको? देखिए जी, हम इस हवाले से गवर्नमेंट को ये तजावीज़ दे चुके हैं कि आप एक गोल्ड बैंक कैम करें, जिससे कि इसको मॉनिटरिंग इसकी बेहतर हो सके। और दूसरे नंबर पे ये जो इसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था, गोल्ड के ऊपर सट्टा हो रहा है और दूसरे मामलात हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप गोल्ड बैंक कायम करें। हम जो है ना, और आम आवाम भी और दूसरे जो कारोबारी हमारे लोग हैं, वो भी उस बैंक के ज़रिए ख़रीदें, जिससे कि साफ़ और शफाफ। दूसरा, इसके बाद इन कीमतों के बढ़ने की वजह से हमारा जो कारीगर तबका है वो बुरी तरह क्रैश हुआ है। इसकी सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है, और आम दुकानदार जो है उसकी कारोबार पे भी इसका बहुत बराह रास्त उसका असर पड़ा है। इसमें परचेजिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बल्कि ना होने के बराबर हो गई। अच्छा, तो लगता यूं ही है अहमद साहब कि आने वाले दिनों में तांबे या पीतल के ऊपर गोल्ड का सिर्फ कलर चढ़ाया जाएगा या एक लेयर चढ़ाई जाएगी, गोल्ड के पानी में नहलाया जाएगा? जी, मैं अक्सर इस हवाले से मैं बात करता हूँ अपना गेट टुगेदर में, कि ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हम अपने फैमिली के लोगों को बुलाएंगे कि आप आज हमारी तरफ आपकी दावत है, आप डिनर करें,
उसके बाद सोने का जो है ना उसको सोना दिखाया जाएगा कि जनाब ये सोना होता था, इसको गोल्ड कहते हैं जनाब। ये इतना आने वाले नायाब हो देखा जा रहा है कि हो रहा है कि इसकी कीमतों का कुछ नहीं कहा जा सकता है ये कहाँ जाके रुकेगी, रुकने का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं। तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? कौन ऑल्टरनेट सी इस धात पे वक्त जाया हमारी जा सकता है? जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सिलसिला इस वक्त बड़ा ज़ोरों से है। हमारा जो कारीगर तबका है वो बेचारा इस तरफ आ गया है, लेकिन उसकी लेबर में और गोल्ड की लेबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बड़ी लेटेस्ट जो है चाइना भी इसमें इस फील्ड में बहुत आगे है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा वो इस पे चल रहा है ऐसे इस तरह। और इसके साथ साथ हमारा हमसाया मुल्क वो तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, उनकी गवर्नमेंट ने इसको इस सेक्टर को बहुत अच्छा, साथ में अब जिस तरह सोना तो एक आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, लेकिन हमने देखा कि अभी रिसेंट पास में चांदी का काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ। 3,000-3,500 से ये 18-19,000 तक पहुंच गई और अभी ये दोबारा से रिवर्स हुआ है 10-11 हज़ार तक। ये आपने बताया कि चांदी भी साथ साथ चल रही है, ये भी आगे कितना ये ऊपर जा सकता है चांदी का रेट, और क्या चांदी में इन्वेस्ट करना सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी? देखें जी, हम तो एज ए एक्सपर्ट यही कहेंगे कि चांदी में इतनी ज़्यादा नहीं है। चांदी के बारे में यही कहा जाता है कि ये लॉन्ग टर्म इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म होती है कि अगर लिया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको किया और वो जो भी प्रॉफिट हुआ वो ले लिया। लॉन्ग टर्म में ये सूटेबल नहीं होती। लॉन्ग टर्म में सिर्फ गोल्ड ही चल सकता है। तो ये भी इसका भी इसी तरह सोचा जा रहा है कि ये जो रेट भी है चांदी के रेट भी इसी तरह वापस आएंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो गोल्ड के ऊपर है कि ये जो है ना ये रेट हमारे जो है ना इसको एक्सीड करेंगे, बढ़ेंगे जिस रेट से ये वापस आएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अहमद साहब कहा है कि टारगेट अपने से पीछे आता है, फिर टारगेट अचीव करता है और उसको क्रॉस भी कर जाता है। इस वक्त गोल्ड ने क्या टारगेट सेट कर रखा है? आप 10 लाख तक की बात कर रहे थे, तो अगर पर तोला 10 लाख तो फिर तो एक अमीर बंदे की भी पहुंच से दूर हो जाएगा। दूर होता जा रहा है। देखें, आलिमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। ये तो एक माहिराना एक किस्म की राय कह सकते हैं, ये कन्फर्म तो इसको हम नहीं कह सकते। ये एक उस तनातर में एक आइडिया है, इस आइडिया को ही लिया जा सकता है, लेकिन हालात और वाक़यात में कुछ भी हो सकता है कि ये मज़ीद गिर भी सकता है और मज़ीद उससे कई गुना बढ़ भी सकता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस वक्त फोकस जो है पूरी जो बड़ी ताकतें हैं वो गोल्ड के ऊपर इसको फोकस किया हुआ है। तो उस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस इस वक्त सोने की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अब हम ये आपकी वसादत से ये मैं वजारत तिजारत से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारी एक्सपोर्ट पे गुज़श्ता 2013 से पाबंदी है। अब रिसेंटली हमारी दरख्वास्त के ऊपर SRO को इन्होंने रिवाइज़ किया है, लेकिन वो रिवाइज़ भी मतलब है आम आदमी की हमारी गोल्ड एक्सपोर्ट करने पर नहीं, ज्वेलरी बना के जो होता, तो इसके हवाले से तो इसका मुकाबला जो सोने की कीमतों का मुकाबला सिर्फ एक्सपोर्ट से किया जा सकता है। तो इसकी क्या वजूहात थी? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया था या फिर देखिए जी, वो बात ज़रा हो जाएगी। कुछ ऐसे हालात आ गए थे कि जिस वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगाना पड़ी। इन्होंने हर किस्म की सिल्वर पे, गोल्ड पे, ज्वेलरी के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। कहीं उसकी वजह स्मगलिंग थी। हालांकि खुद गवर्नमेंट के इदारे इसमें इन्वॉल्व थे। हमारे लोग एक सहूलतकार के तौर पे कह लें या वो करेंगे, असल तो गवर्नमेंट के इदारे उसमें इन्वॉल्व थे जिसकी सज़ा इस सेक्टर को दी गई है। तो हमने दोबारा इस हवाले से इस 2013 से हम इसको अप्रोच कर रहे थे। अब रिसेंटली मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको फोकस किया है, इसके लिए हम उन्हें भी अदा करते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपोर्ट के लिए जो है ना इसको फैसिलिटेट किया जाए। हमारी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे जो जेम्स हैं वो दुनिया में नायाब हैं।
इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब शिकायत ये है मकामी यूजर्स को भी और बैनुल-अक़वामी को कि मिलावट उसमें बहुत ज्यादा है। उसमें क्वालिटी बहुत कम है, जो कैरेट्स जितने रिक्वायर्ड होने चाहिए 20-22, नहीं उसमें हो तो हमारा 16-17-18 पे ऑर्डर्स के मुताबिक उसमें कैरेट्स को कोई कुछ ऑर्डर्स वो के ऊपर नीचे हो मुताबिक वो मस्ट है, वो नहीं हो सकता। लोकली तौर पे बिजनेस में तो हम कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली तौर पे ये नहीं हो सकता। अपने बंदों को चूना लग सकता है बाहर, नहीं वो तो सिलसिला लग सकता है या नहीं, लेकिन ये है कि इंटरनेशली तौर पे ये नहीं हो सकता। बट हम तो अपील करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट को एक बार फिर से खोला जाए और जी, और एक्सपोर्ट में जो है ना अब भी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ थोड़ी सी रुकावटें हैं, उसको अगर दूर किया जाए उम्मीद करते हैं तो कि ये हमारा जो है ना हमारा कारीगर तबका जो है ना और आम जो हमारा जूलर है इससे उसका काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि प्राइसेस जो है वो मज़ीद कंट्रोल होंगी गोल्ड की और फिर गोल्ड जो है वो लोग खरीद पाएंगे। लेकिन इस वक्त बात कर लेते हैं कुछ, एक तो सोने की उड़ान थी, एक पतंगों की उड़ान है और इस वक्त उसने भी आसमान जो है वो अपने कब्जे में करने की सोच ली है, लाहौर की स्पेशली। और उड़ान को जो उड़ान है उसको पतंगबाजी को लाहौर के अंदर स्पेशली हम देख रहे हैं कि अभी से मनाना शुरू भी हो गए हैं लोग और उसके रंग बिखरना शुरू हो गए हैं लाहौर की फ़ज़ा के अंदर। हाँ, लाहौर की छतों पर रंग बिखरने को तैयार हैं, फ़ज़ा में मौसीकी कहके और पतंगों की झनकार सुनाई देने को तैयार है। बसंत में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं नाज़रीन और शहर में पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त ज़ोरों पर जारी है। ताहम इस खुशी के साथ खदशात भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वायलेशंस होती हैं, इंसानी जानें जाती हैं, लोग इंजर्ड होते हैं, तो SOPs पर अमल करना, कवानीन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि पतंगों की झनकार, तो क्या पतंग साथ जब वो उड़ती है ना, जब वो उड़ती है ना और जब हवा के साथ उसका टकराव होता है तो एक झनकार पैदा होती है। जो पतंगबाज हैं ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने बचपन में, जवानी में पतंग उड़ाई है, क्योंकि हमारे से तो ये चीजें बहुत दूर थी, लेकिन ये वो लेजेंड्स भी हमारे साथ। हाँ, ये वो लेजेंड्स जिनकी अहमियत का अब जेंजीज को अंदाजा होगा कि तनावे कैसे डालनी है, गुड्डी कैसे उड़ानी है, काटनी कैसे है, तो ये सारा कुछ तो हम अरीबा से जान लेते हैं। अरीबा इस वक्त लिबर्टी में मौजूद है, तो अरीबा बताइएगा पुलिस और इंतजामिया किस तरह से मुतहरक नजर आती है और क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से बसंत के रंग आप लाहौर के अंदर देख रही हैं? जी बिल्कुल जुनैद और इशाल, बसंत के करीब आते ही जो शहरी है वो बहुत ही पुरजोश दिखाई देते हैं और बसंत की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन सजाद अली आपको दिखा सके तो मेरे बिल्कुल पीछे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर शाही किला बनाया गया है। इस बोर्ड का मकसद ही लाहौर की सकाफत को दोबारा उजागर करना है। आखिर 25 साल के बाद ये खुशियों का त्यौहार वापस लौटा है। शहरी बहुत ही पुरजोश हैं, कहते हैं भरपूर अंदाज में इस बसंत को मनाएंगे और हुकूमती SOPs के मुताबिक बहुत शुक्रिया अरीबा, आप हमारे साथ थी। और लिबर्टी चौक अगर आप लोगों का जाना हुआ हो, क्योंकि मैं वहाँ से गुजरी हूँ और लिबर्टी चौक को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, बहुत बड़े साइज की एक पतंग लिबर्टी चौक पे भी और पूरी कैनाल को भी, बल्कि पूरे लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया गया और छोटी छोटी सी पतंगे आपको हर जगह पर लहराती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि अब तो बिल्डिंग्स के ऊपर आप देखें तो पतंगे जो है वो आपको लहराती हुई नजर आती हैं डेकोरेशन के तौर पर। और बहुत सारे मेले सजा दिए गए हैं, बहुत सारे इवेंट्स जो है इस हवाले से वो भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और हम देख रहे हैं कि लाहौरी अभी से, और पता है एक फील जो आ रही है लाहौरियों की, वो आ रही है छुट्टी की, बिल्कुल छुट्टी और लंबी छुट्टी भी, एक लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि आपको पता है कश्मीर डे भी आ रहा है, फिर 3 छुट्टियां बसंत की होंगी और लाहौरी हो या बच्चे हों या बड़े हों सभी बहुत एक्साइटेड हैं। सिर्फ एक चीज़ का खदशा है कि SOPs पर अमल होना चाहिए और एक और खदशा ये भी है जो पतंग और डोर ख़रीदने वाले हैं कि चीज़ें ब्लैक पर बिक रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया इस पर भी तवज्जो देगी। और खैर ये पहला एक काफ़ी सालों के बाद रिवाइवल हो रहा है इस इवेंट का, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी निशानदही हो जाएगी और अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि उस पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लाहौर को रंगों में रंगा हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और एक शोर है जो हर तरफ फैला हुआ है, वो शोर है स्क्रीन्स की चमक, मुसलसल नोटिफिकेशंस, तवक्कुआत का दबाव और ख़ुद को साबित करने की दौड़। ऐसे वक्त में जब खामोशी नायाब और ख़ुद शनासी मुश्किल हो चुकी है, कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो शोर में नहीं गहराई में बात करती हैं। तो ऐसी ही एक नया टैलेंट उभर कर हमारे सामने जो आया, तो हमने सोचा कि आपकी क्यों ना मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि हमारा भी ये वतीरा रहा है कि जो भी नया टैलेंट है उसको आपके सामने ज़रूर
नूर लाते हैं। तो आज हमारे साथ सलवा अमीन इन्हीं आवाज़ों में से एक ऐसी आवाज़ हैं और ऐसी बाहिम्मत बच्ची हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है और ये मुसन्निफ़ा हैं सलवा अमीन, जिनकी पहली किताब बहुत ही जल्द वो हम देख रहे हैं मकबूलियत के मनाज़िल तय कर रही है। रीबॉर्न, और रीबॉर्न तहरीरों का मजमुआ नहीं बल्कि एक फ़िक्री और रूहानी सफ़र है जनाब, जिससे हम आज आपको मुलाकात भी आपकी करवाएंगे। बिल्कुल। और अगर इस किताब की बात की जाए तो ये किताब जदीद दौर के डिजिटल शोर, जिसका हम आगाज़ में तज़किरा भी कर रहे थे, समाजी दबाव हो, अंदरूनी खला हो, इसको मौजू बनाते हुए अपने पढ़ने वालों को ख़ुद से दोबारा जुड़ने की दावत देती है। तो हमारे साथ सलवा अमीन मौजूद हैं, मुसन्निफ़ा। सलवा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस ज़बरदस्त काविश पर। बहुत ही गहराई पर मबनी ये सोच है। ख़याल कैसे आया रीबॉर्न लिखने का, और रीबॉर्न का जो अल्फाज, इसका जो टाइटल आपने दिया है, ये क्या सोच थी इसके पीछे? ये टाइटल आपने कैसे चुना, क्यों चुना? इसका ख़याल यहाँ से आया था कि आजकल जो फेथ होता है बिलीफ सिस्टम में, वो बहुत वीक होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी उस फेथ की जर्नी के बारे में डिस्कशन करने की, जो आपकी बिलीफ सिस्टम की तरफ होती है। तो उसी तरह पहले मैंने अपना बिलीफ सिस्टम फाइंड किया और उसकी फाइंडिंग में ही मैंने एक जर्नी बिल्ड की इस करैक्टर की। और रीबॉर्न का ख़याल इस तरह आया कि बज़ाहिर तो हम बॉर्न होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा एक दोबारा से जन्म भी होता है, जिसमें हम अपने फेथ को फाइंड करते हैं, अपने इनर सेल्फ को फाइंड करते हैं, जिसमें हम सॉलिट्यूड पाते हैं। ओके, जिसमें हम खुद को समझ पाते हैं, खुद को उस लेवल पर ले जाते हैं जहाँ पर हम अल्लाह से भी बहुत करीब हो जाते हैं और हमें खुद की पहचान हो पाती है। ये तो हो गया रीबॉर्न। अच्छा, रीबॉर्न के अंदर आपने किन किन पहलुओं का अहाता किया है, किन किन पहलुओं को आपने ज़्यादा उजागर किया है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने हाईलाइट किए हैं? मैंने सबसे पहला जो मेन इवेंट है उसका ये हाईलाइट किया है कि एक बंदा जो होपलेसनेस में होता है, उसकी जर्नी क्या होती है होप को फाइंड करने में और खुदा को ढूंढने। उसके बाद मैंने खाली सिर्फ एक बिलीफ की बात नहीं की, मैंने दूसरा सोसाइटल बिलीफ का करैक्टर भी बिल्ड किया, जिसके सोसाइटल बिलीफ्स होते हैं। तो इसी तरह एक ऐसा भी करैक्टर बिल्ड किया जो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ खुदा पे छोड़ देता है, जो कि आजकल बहुत जनरेशन में पाया भी जाता है। तो इस तरह के मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं उसमें। ज़बरदस्त। और सलवा में ये भी बताएगा और हमारे देखने वालों को भी कि क्या ये आपके पर्सनल जर्नी पर मबनी तजुर्बात हैं जिसको आपने इस किताब में हाईलाइट किया है, या फिर लोगों की ज़िंदगियों से भी कुछ आपने उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी कुछ चीज़ें शेयर की है, और इंस्पायरेशन कहाँ से ली, आइडियलाइज़ किसको करती हैं आप लिखते हुए, जहाँ से आपने रहनुमाई ली हो? जी बिल्कुल, जब एक आर्टिस्ट लिखता है या कुछ क्रिएट करता है तो मुझे लगता है पहले वो सेल्फ जर्नी से ही गुजरता है, एक्सपीरियंस हासिल करता है, फीलिंग्स हासिल करता है, और उसके बाद ही वो डीपली उसमें डाइव करके इमोशंस को बिल्ड करता है, कैरेक्टर को, स्टोरी को। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मेरी कहीं ना कहीं जर्नी इस बुक में रिफ़्लेक्ट करती रहेगी। और मेरी इंस्पिरेशन अगर काम को लेके देखी जाए तो मेरे बाबा हमेशा से, क्योंकि बहुत पैशनेट रहे हैं अपने काम को लेके, डिसिप्लिन्ड रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसी तरह उनको देख देख के मुझे भी काफ़ी डिसिप्लिन आने लग गया अपने काम को लेके। तो इसी तरह मेरी और हर बेटी के जो रोल मॉडल होते हैं वो उसके फादर होते हैं, और वो उन्हीं से सीखती भी हैं, उनको ही रोल मॉडल बनाकर वो चलती भी हैं। और आपके अपने फादर भी जो हैं वो राइटर हैं बहुत बड़े, और उनके बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। बहुत सारा कुछ आपने, जैसे आप भी बता रही हैं कि वो बहुत पैशनेट हैं, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक तो उनका हम जिक्र करेंगे, और दूसरा आपने जनरेशन की बात की है, आज की जनरेशन की, कि आज की जनरेशन जो है वो ये अल्लाह पर छोड़ देती है और वो कुछ करना नहीं चाहती। तो आप जेन ज़ी की बात कर रही हैं, और फिर आपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात की है, तो आप भी इसी जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं? जी बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि जनरेशन इस तरह करती है, मैंने कहा इस जनरेशन में कुछ लोग इस तरह पाए जाते हैं जो ये भी कहते हैं कि खुद कुछ ना किया जाए लेकिन अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया जाए। तो इसी तरह मैंने बात की है, मैंने ओवरऑल जनरेशन को इंक्लूड नहीं किया। बिल्कुल ठीक। और सलवा ये भी बताएगा, एक तो जिस तरह से इशार भी जानना चाह रही हैं कि आपके जीन्स हैं उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है, उसका कितना असर था, बाबा से कितनी रहनुमाई मिली, उनसे कितनी इंस्पायरेशन मिली ये रीबॉर्न लिखते हुए, और आपको लगता क्या है कि ख़ुद शनासी ज़रूरत क्यों है आज के दौर की, क्यों किसी भी इंसान को या हमारी जो यूथ है उसे ख़ुद शनासाई से शगफ़ होना चाहिए?
मुझे लगता है कि जब मैंने ये रीबॉर्न लिखना शुरू की थी तो इसके पीछे मेरा ख़्याल ये था कि पैशन को लेके बहुत वो किया जा रहा था, लाइट लिया जा रहा था, और पैशन के साथ साथ एक पर्पस क्रिएट करने को बहुत गिव अप के वे में लिया जा रहा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि ईजी है गिव अप करना एज़ कम्पेयर टू कि उठना, एक पर्पस क्रिएट करना, इस दुनिया में कुछ छोड़ के जाना। तो इसी तरह जब मैं लिख रही थी तो आई ग्रू अप वॉचिंग बाबा कि वो हमेशा अपने काम को लेके बहुत सीरियस रहे, और जब भी वो सीरियस रहे हैं तो वो घर लेट आते थे और देर तक शूट करते थे, बेशक उन्हें रीटेक्स लेना हो ना लेने हो। तो जब वो लिखते भी थे ना तो मामा बताती थी कि वो बहुत इतने इमोशंस में चले जाते थे कि दैट समटाइम्स ही वुड क्राई राइटिंग एन इमोशनल सी। सिमिलरली जब मैं लिखना शुरू हुई तो बाबा ने मुझे बिठा के एक बात बोली, और उन्होंने कहा देखो जितना रॉ रहोगी ना अपने इमोशंस के साथ उतना अच्छा लगेगा, जितना तुम बनावटी लिखोगी उतना अच्छा नहीं। तो इसी तरह जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने बिल्कुल ही अपने इमोशंस को स्पिल इन करने की कोशिश की, ना कि किसी बनावट को। ज़बरदस्त। अच्छा सलवा, आपने डिजिटल शोर इंसानों की रूह पर जिस तरह से असरअंदाज हो रहा है, आपने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है कि वो किस तरह से आज की रोशनियों में खो गए हैं और उनको ख़ुद को समझने, पढ़ने और एक शऊर तक पहुंचने और फिर खुदा के साथ करीब होने की भी और इंसानों के ऊपर भी अपना एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। आप क्या समझती हैं आज के जो डिजिटल दौर है उसने कितना डैमेज किया है इंसान की रूह को? मुझे लगता है डिजिटल में जो दौर है ना, लोग अपना एक्सपीरियंस आके शेयर कर लेते हैं। जैसे किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया किसी रिलेशन को लेके, अपना बाप के साथ को रिलेशन को लेके, अपनी फैमिली को लेके, तो लोग उस पर खुद के एक्सपीरियंस को भी लागू करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है जिस वजह से जनरेशन बहुत डार्क होती जा रही है। अच्छा सलवा, ये भी बताइएगा कि इस किताब में रूहानियत को आपने जदीद अंदाज में कैसे एक्सप्लेन किया है? अगर आपके जो भी किताब पढ़ना चाहते हो लोग, थोड़ा सा उनको इससे अट्रैक्शन पैदा होगी, तो अगर आप बता सकें कुछ। मैंने रूहानियत को इस तरह हाईलाइट किया है इसके अंदर कि पहले मैंने अपने कैरेक्टर को होपलेसनेस में डाला, फिर उसके बाद जो उसकी जर्नी रहेगी गॉड को फाइंड करने की, तो सबसे पहले वो गॉड के बारे में पढ़ेगा। तो इसमें बहुत वो जिक्र हुआ है जो लॉस्ट माइंड्स में क्वेश्चन नहीं आते गॉड को लेके, वो सारे इसमें हाईलाइट किए, जो बेशक मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प कर सकता है उनके एक्सपीरियंस के साथ। ज़बरदस्त। और उसके बाद फिर आपने अपने करैक्टर को उस होपलेसनेस से निकाला, उसको अल्लाह के करीब किया और रूहानियत का टच देते हुए आपने उस चीज़ को, उस करैक्टर को दोबारा से खड़ा किया, ऐसा ही है? बिल्कुल करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किया। ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बात है सलवा, आपने बहुत छोटी उम्र में एक मुसन्निफ़ा का खिताब भी हासिल कर लिया और एक बहुत अच्छी बुक आपने जो कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तहरीरें, किरदार को आपने मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया है। और आप उन बच्चों के लिए मशअल राह हैं जो कि इस वक्त गैजेट की दुनिया में इस तरह से खो से गए हैं कि खुद शनासी तो बड़ी दूर की बात है, माँ बाप को भी पहचानने से गुरेज़ा हैं। उन लोगों के लिए आप ज़िंदा मिसाल हैं कि एज छोटी भी हो तो कुछ कर दिखाने का अगर जज्बा आपके अंदर मौजूद है और आपके साथ आपके फादर की जिस तरह से रहनुमाई मौजूद है, तो फिर आप पीछे नहीं रहेंगे, फिर आप इसी तरह से कामयाबी के झंडे गाड़ते हमारी तरफ से ढेरों दुआएं, बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से लिखते रहिए, हमारे बच्चों को मशअल राह उनके लिए बनती रहें, उनके लिए रोल मॉडल बनी रहिए। सलवा अमीन हमारे साथ मौजूद थी और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अब एक के बाद एक नाकामी के बाद पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो सख्ती से मजम्मत कर रहे हैं भारतीय इकदाम की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की जा रही है। बिल्कुल, तो ताज़ा कार्रवाई क्या हुई है इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और अभी बात करेंगे सिंतास मुआहिदे की। और सिंतास मुआहिदा केस में पाकिस्तान को एक अहम सिफारती और कानूनी कामयाबी हासिल हुई है, जहां आलमी सालसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर जो कायम अपने पन बिजली मंसूबे हैं उनसे मुतालिक तफसीली ऑपरेशनल रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद बना दिया है और ये भी वाज़ेह किया है कि अगर भारत ताउन नहीं करेगा तो केस की समाअत उसकी गैर मौजूदगी में भी आगे बढ़ सकती है। तो इस वक्त जो बिगलेहार किशन गंगा हाइड्रो पावर मनसूबा है या इससे मुतालिक और जो मनसूबे वो शुरू करना चाह रहा था भारत, अब पहले उससे रिकॉर्ड
और तलबी हो चुकी है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको भी इससे तक़वियत मिली है। जी हाँ, और भारत सिंतास माहदे में पनबिजली से मुतल्लिक शिकों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए एक संजीदा खतरा बन सकता है। जमात अली शाह साहब, साबिक इंडस वाटर कमिश्नर, हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अच्छा, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके बयानात पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने यकतरफा तौर पे कहा है कि ये काबिल अमल है ही नहीं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक मुआहिदा है दो ममालिक के दरमियान। इसमें एक फ़रीक अगर ये चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि वो स्टेप बैक होना चाहता है, ये वॉल्यूशन करना चाहता है, ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो भारत फिर किस कानून के तहत ना तो अखलाकी तौर पे, ना इंसानी तौर पे, ना ही कानूनी तौर पे ये इकदाम कर सकता है? आपको लगता है कि आलमी क़ुव्वतें भारत को सबक सिखाने में किरदार अदा करेंगी? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि वो हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के मैदान में नाकामी के बाद पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। गो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हों या रियासत पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि आप डैम्स बनाइए, 10 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाते हैं, एक मिसाइल आएगा और उसके परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन कानूनी सतह पे आपको लगता है कि भारत इन वीक ग्राउंड्स पे ये जंग नहीं जीत सकता? बहुत शुक्रिया मोहतरम। तो गुजारिश ये है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी में जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो सिग्नेटरी थे, उनका रोल बहुत लिमिटेड है इसमें, क्योंकि उनका रोल सिर्फ ये था कि जो उस वक्त IBRD बना था, जो बैंक ने फाइनेंस करना था, उसको चलाना था। और उसके बाद सिर्फ अभी कोई डिस्प्यूट हो तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने के लिए करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का कोई मैंडेट ट्रीटी में नहीं है। ठीक है। अभी जैसे आपने फरमाया है कि ये अजय बंगा साहब जो हैं, इन्होंने मई में जो है ये कहा था कि ये हेल्ड इन अबेंस जो इंडिया की तरह से हुआ है उसकी कोई लीगल या इख्तलाफी ग्राउंड नहीं बनती। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि 9 मई को अजय बंगा साहब न्यू दिल्ली में गए थे और लोगों ने उनसे पूछा था कि आपने ये बात की है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये बात नहीं की, इट वाज ए बंक। बंक का मतलब ये है कि इट वाज जस्ट के जो है ना ये नॉनसेंस था। वो कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है, हम फैसिलिटेटर हो सकते हैं कोर्ट बनाने में अगर इनका इशू हमारे पास तो आता है। जमात अली शाह साहब, फिर ये तो बात अहमियत से खाली हो गई कि अभी जो अजय बंगा साहब पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ्द है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और उनके बयान से जब वो खुद ही मुकर रहे हैं तो फिर इसलिए उनके बयान की तो कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त जो आलमी सालसी अदालत ने हुक्म जारी किया है और कहा है कि भारत को वो बगलिहार हो या फिर किशन गंगा डैम हो, उसके हवाले से या दीगर जो भी वो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उनकी तफसीलात पहले पेश करनी होंगी और अगर भारत नहीं आता इस हेयरिंग के अंदर या बुलाने पर या इसका हिस्सा नहीं बनता तो उनके बगैर भी समात आगे बढ़ सकती है। तो क्या समझते हैं कि अब भारत जो वो पाबंद हो पाएगा उन तमाम चीज़ों के एविडेंस देने पर या वो तमाम जो प्रोजेक्ट वो शुरू करना चाहता है गैर कानूनी तौर पर या कानूनी तौर पर उनकी तफसीलात देने पर, और क्या भारत को रोक पाएगी आलमी सालसी अदालत? देखिए जी, ये एक इंटरनेशनल मायदा था दोनों मुल्कों के दरमियान, उसकी एक सैंक्टिटी थी और उन्होंने उठाकर जो है उसे वो बंद कर दिया वो चैप्टर। अब उस पर तमाम दुनिया ने ये कहा है कि आप इस तरह आप ये नहीं कर सकते। और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी वर्ल्ड बैंक ने बनाया था जिसमें हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जिसमें रतले और किशन गंगा डिस्कस हो रहे हैं, उस पर भी इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा और वहाँ वो नहीं जा रहा। अभी आज के दिन की बात है कि ये जो 30 जो जनवरी को एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड बैंक की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि ये इन दिनों में गुज़श्ता दिनों में इन्होंने हमारा पानी रोका है और कभी बढ़ाया है। तो वर्ल्ड बैंक ने इनको कहा है जी आप इसकी लॉग बुक हमें दें, आप इसका हमें डाटा दें, कितना पानी आया, कितनी पानी थी, कितनी पावर डेवलपमेंट हुई है। और उस पर जो है इंडिया ने आज उनको जवाब दे दिया है, यानी कि उन्होंने मीडिया में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हम इस कोर्ट को नहीं मानते, ये बिल्कुल वाइड कोर्ट है। तो अब इससे क्या जाहिर होता है
कि इंडिया जो है वो किसी सूरत किसी चीज को वर्ल्ड बैंक को नहीं मान रहा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को जो है नहीं मान रहा, न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन वो जो प्रोसेस चल रहा था उस पर भी वो नहीं जा रहा। तो मेरा तो ख्याल है अब ऑप्शन हमारे पास जो रह गया है वो यही है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। हमारे पास काफ़ी ये मवाद है, हमारे पास बेसिस हैं कि हमने तमाम एंडेवर कर लिए हैं और इंडिया जो है एडमेंट है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर जो है इसमें देखें जी, जब ICJ एक डिसीजन दे देगा, अगर उसमें भी नहीं जाता तो जाहिर है फिर जो है पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि इंडिया पर जो है वो सैंक्शन लग जाए, बिल्कुल जैसे सही। कि ईरान पर सैंक्शन लगी थी, जैसे दूसरे मुल्कों पर सैंक्शन लगी थी। अच्छा। और जब सैंक्शन लगेगी तो देखें जी तकरीबन $50 बिलियन के प्रोजेक्ट्स यूरोपियन कमीशन और USA से ये वहां पर प्रोजेक्ट्स पे काम शाह हो रहा साहब, है। ये बात आपकी बंद बिल्कुल ठीक होंगे। है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें अपनी ये जंग लड़नी है। इंडस वाटर ट्रीटी को अमली जामा पहनाने के लिए हमें तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ये तो हो गया एक महाज। हमें अपना होमवर्क करना है, ये कितना ज़रूरी है। वाटर रिजर्वायर्स हों, डैम्स हों, जो हम देखते हैं कि आधा साल हम पानी के बहुतात से तड़प रहे होते हैं या उससे परेशान होते हैं और आधा साल हम उसकी खुशसाली का शिकार रहते हैं। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल दरामद हो ये तो है ही, लेकिन साथ में जो हमें अपना होमवर्क करना है वो कितना ज़रूरी है, उसमें क्या क्या इकदाम हैं? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया है कि हमारे जो है ना ये डिफरेंट फ्रंटियर्स हैं। ट्रीटी वाला फ्रंटियर अलहदा है, हमारा जो विद इन पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब बहुत सुकून था तो उस वक्त ये चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह मजीद डैम बन सकते थे। आजकल जो हालात हो चुके हैं, हम तो डैमों को भूल कर हम तो ये है कि ये हमारे बाजार खुलते हैं या बंद होते हैं या क्या होता है हमारे साथ, हम तो उस चक्कर में पड़ गए हैं। आप बलूचिस्तान में देख लें, अब KPK में देख लें, हालात इस किस्म के हैं। लेकिन डैम का होना तो बहुत ज़रूरी था कि हर 10 साल बाद यानी कि तरबेला के बाद एक डैम बनना चाहिए था, और अभी तक 4-5 डैम अगर बन जाते तो हमारे पास कम अज कम वो जो पानी हम मानसून में ज़ाया कर देते हैं उसको तो स्टोर कर सकते हैं, वो भी हमने नहीं किया। और एक मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, हम जो नहरी पानी अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक अलाउंस होता है कि पर एकड़ हमें कितना पानी चाहिए, और ये वही पानी है जो अंग्रेज़ों के वक्त ज़मीनों को दिया जाता था, उसमें कमी की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वाटर मैनेजमेंट जो है जुडिशियसली यूज करना भी जो है बहुत पुअर उस है पर भी और उस पर काम होना चाहिए। हम दरियाई अपने पानी या नहरी पानी को भी ज़ाया करते चले जा रहे हैं और उसी वजह से हमारी जो वाटर मैनेजमेंट है वो इतनी कमज़ोर है कि हम किसी हिस्से को पानी से सैराब कर पाते हैं और किसी हिस्से को हम सैराब नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सिंतास मुआहदे के मामले को ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि आलमी सालसी अदालत भी शायद इसमें कुछ ना कर पाए और वर्ल्ड बैंक भी शायद इसके अंदर अपना कोई किरदार अदा ना कर पाए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे शब बारात जैसी मुक़द्दस और बाबरकत रात और की फजाइल और बरक़ात की, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। स्टे विद अस। अज़मतों वाली वो मुबारक रात है जिसका जिक्र आते ही दिल अल्लाह की रहमत, मग़फ़रत और बख्शिश की उम्मीद से भर जाता है। और आज रात उम्मत मुस्लिमा शब बारात मना रही है, जिसे लैलतुल बरा और लैलतुल निस्फ़ भी मिने शाबान भी कहा जाता है। और इस्लामी रिवायात के मुताबिक नाज़रीन ये वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत नाजिल होती है, गुनाहों की माफ़ी का दरवाज़ा खोला जाता है। जी हाँ, और दुआएं कबूल की जाती हैं। इसी रात को लोग इबादत, नवाफिल, तिलावत कुरान, ज़िक्र अज़कार और दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। जबकि ये सवाल भी अक्सर जहनों में आता है कि क्या वाकई इस रात इंसानों की तकदीरें, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक वाक़या याद आता है कि
शब बारात की रात थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में मुकीम थे, उनके साथ शब गुजारने की रात थी। और जब वो रात को उठती हैं, रात का कोई आखिरी पहर होता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर नहीं है और वो खुद शायद तलाश करते हुए या किसी को जिम्मेदारी देती हैं, और जब वो जाकर देखते हैं तो वो उस वक्त जो जन्नतुल बकी है वहाँ पर मौजूद होते हैं और तौबा और इस्तग़फ़ार में मशगूल होते हैं, जहाँ से हमें यह मैसेज मिलता है कि ये शब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने, अपने लिए मग़फ़िरत तलब करने और अपने लिए माफ़ी तलब करने की रात भी है। तो आज इसी रात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। वेलकम टू शो को। और अल्लामा साहब, आप इससे जानेंगे इस बाबरकत रात की फजीलतें क्या हैं, बरकतें क्या क्या समेटी जा सकती हैं। और जिस तरह से एक वाक़या मेरी नज़रों से भी गुजरा और मैंने पढ़ा तो मुझे ये बात जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की मुआफ़ी या इस्तग़फ़ार की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो मैसेज हमारे लिए, उम्मत के लिए ही है कि हम उस रात को भी मुआफ़ी और इस्तग़फ़ार करें। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एक ख़ूबसूरत रात, मग़फ़िरत आमा वाली रात के हवाले से उसके फ़ज़ाइल और अहमियत के बयान के लिए मुझे मदऊ किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह जल्ल व अला दुरुस्त कहने की, दुरुस्त के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान अक़दस है, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाइद दुनिया फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन अदद शारि गनम कल्बिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल व अला 15वीं शब यानी शाबान की आसमान दुनिया पर उसका नुज़ूल होता है और फिर अल्लाह जल्ल व अला उस रात में कबीले बनु कल्ब की बकरियां के जो बाल हैं उनके बराबर मग़फ़िरत फरमाता है अपने बंदों की। और फिर एक और रिवायत में है, सुनन बैहक़ी की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, हल तदरीना माफ़ी हादिहिल लैल, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप जानती हो कि इस रात में क्या होता है? माफ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लम, आप ही बयान कीजिए कि इस रात में क्या होता है। तो फरमाया, फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूदी बनी आदम फ़ी हादिहि सना, हर पैदा होने वाले बच्चे का लिखा जाता है। व फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम, और हर इंतकाल करने वाले का भी लिखा जाता है। फिर इसी तरह फरमाया, फ़ीहा अन तुरफ़ा आमालुहुम, उनके आमाल उठाए जाते हैं। और वतुनज़लु अज़राक़ुहुम, उनका रिज़्क़ नाजिल किया जाता है। यानी इस रात में इस तरह के फ़ैसले अल्लाह जल्ल व अला की तरफ से किए जाते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत मुसल्लमा है उम्मत के तमाम मकातिब उलमा के यहाँ। और फिर इसकी 15वीं शब के हवाले से उलमा के तबक़े में दो तरह के रुझान पाए जाते हैं। बहरकफ हमारी तहक़ीक़ात के मुताबिक इस रात की जो इबादत है उसकी फ़जीलत तकरीबन उम्मत के उलमा में तवातुर से ये चली आ रही है। और साहबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान में भी इसका जो है वो एहतमाम रहा इस रात की इबादत का। सही। सल्फ़ व सालिहीन से भी इस रात की इबादत की अहमियत, अफादियत और इबादत का जो है वो मामूल हमें मिलता है। इसके अलावा अल्लामा साहब, क्या रोज़ा भी रखा जा सकता है? हमने तो ये भी देखा कि नबी पाक अपने प्यारों को मुलाकात के लिए कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जिस तरह से इशाल भी बता रही थी, वहाँ पे भी उन्होंने किया है। तो सुन्नत तरीका क्या रहा? जी बिल्कुल। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में एक दफ़ा जो है ना वो मिलता है कि आप कब्रिस्तान गए। अच्छा। तो उलमा ने लिखा है कि ज़िंदगी में एक मरतबा इस रात कब्रिस्तान चले जाएँ तो ये सुन्नत भी अदा हो जाती है। असल में हमारा जो इस वक्त अलमिया है हमारे माशरे का, वो ये है कि कुरान और सुन्नत के वाज़े अहकामात व हक़ाइक़ वो पीछे रह जाते हैं। रसूमात और रवाजात उनको इस कदर जो है ना अहमियत दी जाती है कि दीन का असल हुस्न जो है ना वो दिखाई नहीं देता। मसलन की बात है कि कब्रिस्तान जाने की एक रिवायत मिली है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। तो अब हमने रिवाज ये बना लिया कि इस रात कब्रिस्तान जाना है,
कब्रों की लिपापोती करनी है और कब्रिस्तानों में वो रौनक मेले ठेले नज़र आ रहे होते हैं, तो ये इस रात की हकीकत है ही नहीं है, बल्कि इनफरादी तौर पर अपने रब से मुनाजात की रात है। वैसे तो हर रात ही अल्लाह जल्ल वाला की जो है ना वो रहमत जोश में आती है, हल में मुस्तगफिरिन, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है, कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है, रब्बुल आलमीन की तरफ से अता होता है। लेकिन ये जो 15वीं शब यानी जिसे हमारे यहाँ शब बारात कहा जाता है, तो चूँकि हम रसूमात और रवाजात वाले लोगों के साथ रहते हुए आ रहे हैं, एक ज़माने से यानी सदियों से रहते आ रहे हैं, तो उनके यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिवायतन उनकी तहज़ीब में या उनके यानी दीन के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं, तो हमने उनसे अख़ज़ करना शुरू कर दिया कि टोलियाँ बन जाती हैं। फिर रात के जो है ना वो जागने को इबादत समझा जाता है, ख़्वाह वो किसी की ग़ीबत करके जागा जाए, ख़्वाह वो कोई और लग़वियात में लग कर जागा जाए, बस रात को जागना इबादत है। ये तसव्वुर ठीक नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसव्वुर दिया है, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि भाई इस रात में अपने रब से मांगना है, अपने रब से अपनी मुश्किलों को हल करवाना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। फिर गुनाहों की तौबा के साथ ये भी अर्ज़ करूँ कि अगर खालिक के हुकूक की हक तलफ़ी की है, उनको लौटाने का जज्बा, उनको लौटाने का इरादा और कोशिश, और अगर मखलूक के साथ कोई ऐसी बदसलूकी की है कि उनके हुकूक तल्फ़ हुए हैं, उन मखलूक़ात यानी अल्लाह जल्ल वाला की मखलूक के हुकूक की अदायगी की भी कोशिश करना और इरादा करना कि अल्लाह तेरे बंदों के साथ फ़लाँ जगह पर मेरे से ऐसा मामला सरजद हुआ, किसी का गसब किया, किसी के साथ नाजायज़ किया, धोखा किया, फ्रॉड किया, कुछ भी ऐसा मामला है, तकलीफ़ दी, अजियत का सबब बने, तो तौबा और ताइब यानी इस तरह से हमें होना पड़ेगा। और अल्लामा साहब, इस रात का जैसे दूसरा नाम जो है शब बारात के अलावा बर्रा भी कहा गया है इसको शब को, और जिसका नाम लफ्ज़ी मानी भी इसका मग़फ़रत तलब करना है। आपने कहा कि जो अपने अहलो अयाल, दोस्त अहबाब जिनको आपने अपने अमाल से, अपनी हरकत से इज़ा पहुँचाया है, उनसे मुआफ़ी तलब कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस रात को हम दूसरों से और रब ताला से, दोनों से मुआफ़ी की रात और अपनी गलतियों की, कोताहियों की मुआफ़ी की रात भी कहा जा सकता है कि हम अपने प्यारों से, जिन जिन का दिल दुखाया, उनसे भी मुआफ़ी तलब कर ले, वो माँ बाप, बहन भाई, या आपके अजीज़ व क़ारब, दोस्त अहबाब भी हैं, और फिर अल्लाह ताला से भी। और फिर तरीक़ा कार क्या होगा मग़फ़रत के लिए? क्या नवाफ़िल अदा किए जाएँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीहां की जाएँ, क्या क्या तरीक़ा कार? बिल्कुल, देखिए इस रात की कोई ख़ास इबादत यानी ख़ास तरीक़े से कि नवाफ़िल पढ़ने का कोई ख़ास तरीक़ा हो कि ये पढ़ लिया जाए, ये पढ़ लिया जाए, ऐसा कोई हमें सबूत नहीं मिलता। मग़फ़िरत तलब करनी है, वो नवाफ़िल पढ़ के करें, वो ज़ुबानी इस्तिग़फ़ार करके करें, और रब के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर करें, कुरान करीम की तिलावत करें, दुआएं करें लंबी लंबी। ये सारी इस रात के मतलब जो है ना आप इसको इसमें शामिल समझें। तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, और सबसे बढ़कर ये है कि नमाज़ें जो क़ज़ा हैं, उन क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी की फ़िक्र, और आदमी इस रात में आगाज़ कर ले कि भाई पिछली ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ, जो नमाज़ें मेरे ज़िम्मे थी आज से मैं उनको शुरू कर देता हूँ। अब अगली चीज़ ये है कि बंदों के हुकूक में यानी जो है ना वो हुकूक तलफ़ी हुई, तो हमारे यहाँ एक मतलब जब से ये एक फॉरवर्ड मैसेजेस का रिवाज बढ़ता चला गया, जी जी, माफ़ी वो सारा साल सताते हैं और एक मैसेज करके समझते हैं जान छूट गई, करके मतलब आसानी हो गई। तो ऐसा तसव्वुर नहीं है कि मैं मैसेज करूं कि आज की मग़फ़िरत आमा वाली रात है। और बाद दफ़ा ये होता है कि जिस बंदे से लेना देना ही नहीं होता उसको वो मैसेज किया जा रहा होता है। तो ऐसा तसव्वुर ठीक नहीं है। जहाँ हाँ ये बात ज़रूर है कि जिनसे हम बराह रास्त मिल सकते हैं, अपने आइज़ा व क़रबा जो अपने गिरदो पेश में रहते हैं, उनसे माफ़ी तलब कर ली जाए, और नहीं तो फिर कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए भी आदमी कर सकता है, लेकिन वो दिल से हो। ये नहीं कि एक फॉरवर्ड मैसेज है उसको हम रिवाजन जो है ना हम शुरू कर दें, ऐसा तसव्वुर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अल्लामा साहब रोज़ा रखने की कोई हमें मिलती है रिवायत, या सहाबा कराम रोज़ा रखते हों शब बारात पे, नबी पाक खुद रोज़ा रखते हों, उनकी ज़िंदगी से हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है? एक रिवायत मिलती है, लेकिन उलमा ने उसको भी ज़ईफ़ करार दिया है। अच्छा, अलबत्ता शाबान के रोज़े वो बिल इत्तिफ़ाक़ यानी फ़जीलत व अहमियत के हामिल हैं। फिर इसी तरह से अयाम 20 यानी हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 के रोज़ों की फ़जीलत, जिन्हें अयाम 20 कहा जाता है, तो 15 इसमें आ जाता है। और अगर कोई शाबान का रोज़ा रख रहा है
तो शाबान के रोज़े में भी मतलब फजीलत उसको हासिल हो जाएगी। यानी बाज़ उलमा ने मुस्तहब दर्जे का करार दिया है, लेकिन हमारी राय यही है कि जो हमने तहकीक की है उसमें यही बात समझ में आती है कि आदमी शाबान के रोज़ों में ये रख रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाए। नफली इबादत है, नफली रोज़े हैं, तो इसलिए रखे जा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इस रात को रिज़्क की कुशादगी या रिज़्क भी लिखा जाता है इंसान का, तो अल्लाह ताला से अपने रिज़्क की कुशादगी, रिज़्क की फरावानी मांग ली जाए, इसका भी कोई ख़ास तरीक़ाकार होता है कि क्योंकि ये रात लिखी जा रही है आपकी किस्मत, तो फिर आप अल्लाह से जितना चाहते हैं मांग लें, लेकिन तरीक़ाकार हमें नहीं पता। उसमें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, कोई ऐसी चीज़ मसनून तौर पे तो साबित नहीं है, अलबत्ता मशाइख के तजर्बात, ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं मशाइख के यानी बुज़ुर्गान दीन के उलमा के तजर्बात में होते हैं। तो उसमें सैयद नफ़ीसुल हुसैनी शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी हस्ती गुज़री है हमारे शहर लाहौर की, उनसे मंसूब एक दुआ है, इंटरनेट पे मिल जाती है। मैं अपने नाज़रीन को मतलब कहना चाहूँगा कि सैयद नफ़ीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक दुआ मनक़ूल है, फिर उसका वो तरीक़ा भी वहाँ लिखा मिल जाता है कि मगरिब के बाद यानी 15वीं शब की मगरिब में मगरिब से इशा के दरमियान 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ी जाए। पहली दफ़ा जो है वो यानी गुनाहों से मग़फ़िरत, फिर दराज़ी उम्र के लिए दुआ, फिर रिस्क में इजाफ़े की दुआ, और हर दफ़ा यासीन पढ़ने के बाद उस दुआ को पढ़ लिया जाए, तो ये भी एक मिलता है। बाकी सादा लफ्ज़ों में ये कि हमने इस्तिग़फ़ार करना है, और इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह जल्ला वाला के वादे हैं कि मैं रिस्क से भी नवाजूंगा, मैं बेटों से भी नवाजूंगा, मैं मालो दौलत से भी नवाजूंगा। एक और चीज़ भी आपने अल्लामा साहब ब्रेक में कही थी कि ये सारा कुछ रिस्क हो, ज़िंदगी मौत हो, पैदाइश किसकी होनी है, ये लोहे कलम में महफूज किया जा चुका है। इस रात को फरिश्तों के हवाले ये फ़ैसले किए जाते हैं। एक तो ये इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, और साथ में कुछ जो बिद्दात हैं, क्योंकि हम बरसग़ीर पाक व हिंद एक साथ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को एक फ्री हैंड दे दिया जाता है, पेरेंट्स भी ख्याल नहीं रखते, पैसे देते हैं और पटाखे फोड़ के तूफ़ान बदतमीज़ी एक बर्पा किया जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या मशवरा है कि इससे भी इज्तनाब? देखिए, यानी मसाजिद में इज्तिमात लंबे लंबे और फिर लाउड स्पीकर खोले जाते हैं, पूरी रात वो उसमें एक अजीब व गरीब सा चल रहा होता है, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। और फिर जो है ना वो बच्चों के लिए पटाखे वगैरह खुसूसन हमारे यानी देहातों में और अंदरून शहर यानी इसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर निसाबी तौर पर मुझे याद पड़ता है कि हमें हमारी जो यानी जहनसाजी की गई कि ये एक कल्चर है, एक त्यौहार है, शब बारात एक त्यौहार है, उसको दिवाली से जोड़ दिया। जी बिल्कुल, ऐसा तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि इसमें हमें हद से तजावुज़ करना कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इकराम अलैहिम रिज़वान से साबित नहीं है, हम तजावुज़ करते हुए आगे निकल जाएँ। और या ये है कि एक चीज़ साबित है, 10 सहाबा से मनक़ूल रिवायत है और हम सीरे से इनकार कर दें, तो मेरे ख़्याल से इफ़रात व तफ़रीद से निकल कर भाई ये इनफरादी इबादत की रात है। इनफरादी इबादत की रात में जहाँ जहाँ जिसको जैसे मौका मिलता है, आसानी है, वो इस रात की इबादत को बजा लाए। और ये नहीं है कि अब सारी रात वो जाके गुजारी, नवाफिल पढ़ते रहे, सुबह फजर की नमाज ही चली गई, छूट गई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। और अपनी कुछ जो जिम्मेदारियाँ थी उन जिम्मेदारियों को भी आदमी नहीं निभा रहा कि नहीं भाई मैं तो रात जागता रहा हूँ और मैंने रात जाग के गुजारी है, जो एक चीज़ माशरे में नज़र आ रही होती है। फिर माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों पे निगाह रखें, क्योंकि आतिशबाजी वगैरह इसके नुकसानात, इसके जो है वो मुहलिक जो असरात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो इस रात को पटाखों जी बिल्कुल पटाखों की नज़र नहीं करना चाहिए। और मैं आपके तवज्जो से मसाजिद वालों को भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल ना करें, कि लाउड स्पीकर खुले हुए हैं और पूरी रात जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं, कोई माजूर हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई और इम्तिहानात की तैयारियों में हैं, वो डिस्टर्ब हों, ऐसा इबादत को कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा अल्लामा साहब, जाते जाते क्योंकि शबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत से तो हम में से कोई भी इनकारी नहीं है, पूरे शबानुल मुअज़्ज़म को एक ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक से पहले का महीना है और रमज़ान की एक तैयारी के लिए भी इस महीने को ख़ास अहमियत दी गई है कि अपने औकात, रूटीन, अपना खाना पीना, अपना नमाज इबादत तमाम को हम इसके अंदर जो है ना वो तरतीब दे सकते हैं कि हमने रमज़ान मुबारक को कैसे गुजारना है। तो ओवरऑल शबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से बता दीजिएगा कि हमें किस तरह से हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे और शबानुल मुअज़्ज़म दर हकीकत रमज़ानुल मुक़द्दस की तैयारी की और इस्तक़बाल का महीना है कि आने वाला माह मुक़द्दस है, उसमें ये चीज़ें हमने करनी है। उससे कबल जो है ना वो हमने मश्क करनी है, अपनी दीगर जो यानी ज़रूरियात ज़िंदगी
से वाबस्ता जितनी चीज़ें हैं उनको भी पहले से तैयार कर लिया जाए, ताकि रमज़ान में हम पूरी तरह से यकसू होकर अपने मालिक के साथ ताल्लुक़ में रहें। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये मामूल था, और अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, लास्टली ये भी बताइएगा कि लंगर नज़र न्याज इसकी भी कोई हमें रिवायत मिलती है? क्योंकि यहाँ पे लोग मैंने अर्ज़ किया कि सदक़ात दिनों के मोहताज नहीं हुआ करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल हमें मिलता है कि आप गरीबों को खिलाया करते थे। फिर सहाबा अहलुल बैत अलैहिम रिज़वान का भी ये तर्ज़ अमल रहा। लेकिन इन चीज़ों को ख़ास दिनों के साथ जोड़कर ये समझना कि ज़्यादा सवाब होगा, तो ऐसा तो मामला नहीं है। बहरहाल कोई आदमी किसी को खिलाता है, रमज़ानुल मुक़द्दस में तो है ना, वाज़े तौर पर अहादीस आ गई, किसी को कोई जो है ना वो इफ्तारी करवा देना। और बाकी शाबानुल मुअज़्ज़म में भी रोज़ा रखने का जब मामूल है, तो आदमी इसमें भी अगर मतलब किसी को रोज़ा खुलवा देता है, इफ्तारी करवा देता है, तो इंशाअल्लाह उसको भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, शबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से कुछ ऐसी दुआएं, मसनून दुआएं, क्योंकि हम इंटरनेट खोलें ना तो उसके ऊपर बार बार आ रहा होता है कि आप ये दुआ पढ़ें तो ये बरक़ात समेटेंगे, ये दुआ पढ़ें तो ये बरक़ात समेटेंगे। जी, मैंने अर्ज़ किया कि देखें, इस वक्त जो इंटरनेट पर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो अगर तो वाक़यतन किसी मुस्तनद, किसी आलिम, किसी बुज़ुर्ग से मंसूब हैं, मनक़ूल हैं, तो उनके अपनाने में कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ न सलफ़ व सालिहीन से है, न कुरान व सुन्नत से है, इसलिए ऐसी चीज़ों से गुरेज़ किया जाए। बाद दफ़ा जब उनको पढ़ा जाता है, बज़ाहिर तो अरबी इबारात लग रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो अल्फाज लाए गए होते हैं, लिखे गए होते हैं, वो वाज़े तौर पर, खुले तौर पर शिरकिया लग रहे होते हैं, इसलिए उनसे गुरेज करना चाहिए। किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लामा फ़दाउल रहमान हैदरी साहब मौजूद थे, आपकी आमद का शुक्रिया। और आज की रात, हर रात ही बल्कि अपने रब को मनाइए और अपने रब के हुजूर झुक जाइए, अपनी जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनकी मुआफ़ी तलब कीजिए, और अपने रिज़्क़ में बरकत हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने तमाम मामलात के अंदर बरकत हो, वो आप समेट लीजिए। और जितनी हो सकती है तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए, वो आज की रात भी ख़ास तौर पर, और हर रात और हर दिन अपना मुश्किल बना लीजिए कि आपने अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार उठते बैठते मुआफ़ी तलब करें। और एक टेक्स्ट मैसेज करके आपने अपने किसी प्यारे को ये नहीं सोचना कि आपकी सारी गलतियों जो हैं वो उससे आप मुबर्रा हो गए हैं, बल्कि अपने पूरे साल के अंदर जो आपका बर्ताव है, जो आपका लेन देन है, जो भी मामलात हैं, उनको बेहतर कीजिए। और पूरे साल में आपका ये आजमाइश का सिलसिला चलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं। एक मैसेज करने से आपकी जान नहीं छूटती। बिल्कुल जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।